हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी ग्रुप E1 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला देखेंगे। कई सारे बच्चों ने कमेंट करके हमसे कहा कि सर क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो आज के इस वीडियो में हम 10 के बजाय 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमने कहा था कि जो सबसे तेज़ सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम हम शो करेंगे। तो कल वाले वीडियो में सबसे तेज जो उसने आंसर दिया था उसका नाम है शिवम पांडे। इन्होंने 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, और इनके सभी प्रश्न सही हैं। आप सभी लोग शिवम पांडे जी की तरह ही पढ़ाई कीजिए और जितने भी प्रश्न पूछे जाएं उसके क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज का ये वीडियो नंबर 6 है, आप यहाँ देख सकते हैं। इससे पहले 5 वीडियो हमने करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग क्या तैयार हैं? एक बार कमेंट करके यस ज़रूर बताइएगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का इस तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है इस तरीके से। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है टिकोइक अम्ल पाया जाता है। टिकोइक अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में। दूसरा ऑप्शन है ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में। तीसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में। टिकोइक अम्ल जो है वो ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। जो प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन आप सभी के सामने है लिग्निन प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पेक्टिन प्लस लिपिड। दूसरा ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। सी ऑप्शन है लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, सेल्यूलोज। डी ऑप्शन है लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, ट्यूब्यूलिन और सेल्यूलोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें कमेंट करके बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, इसका सही आंसर हम बताते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका भित्ति होती है, विशेष रूप से पादप की कोशिका भित्ति होती है। यहाँ प्रश्न में पूछा गया था, तो ये लिपिड, प्रोटीन और हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है। और बता दें कि ये कोशिका का एक अर्ध प्रत्यास्थ मृत और सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह इसमें जल लगभग 36 से 40% पाया जाता है और लिपिड 1 से 3% लिपिड पाया जाता है। हेमीसेल्यूलोज 5 से 15% और प्रोटीन इसमें 1 से 2% पाया जाता है। जबकि जो पेक्टिन की परसेंटेज होती है वो 2 से 10% तक होती है। और सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल भी पाए जाते हैं, ये 20 से 40% पाए जाते हैं। तो इन सभी अवयवों से पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन है चल शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं। किसमें अनुपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है राइजोपस में। दूसरा ऑप्शन है फ्यूनेरिया में। सी ऑप्शन है साइकस में। और डी ऑप्शन है आप सभी का फर्न में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। जो चल शुक्राणु होते हैं वो कवक में उपस्थित होते हैं। और किस कवक में? राइजोपस, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए अभी हमने आपको बताया। फ्यूनेरिया ये मॉस का उदाहरण है, फर्न का उदाहरण आप समझ लीजिए ड्रायोप्टेरिस है, एवं साइकस में चल शुक्राणु बीजाणु की इन तीनों में उपस्थिति पाई जाती है। जो नीचे के 3 ऑप्शन है इन तीनों में चल शुक्राणु की उपस्थिति पाई जाती है, या चल बीजाणु कह लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। चौथा क्वेश्चन है ईस्ट द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण एंजाइम
कॉम्प्लेक्स जो कि मुख्यतया किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा है इन सभी ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शन है एल्डोलेज, दूसरा ऑप्शन है डिहाइड्रोजिनेज, सी ऑप्शन है इन्वर्टेज और डी ऑप्शन है आपका जाइमेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जाइमेज सही होगा, क्योंकि बता दें यहाँ पर कि ईस्ट शर्करा के घोल जैसे खजूर या फिर अंगूर के रस ले लीजिए, गन्ने आदि में उपस्थित शर्करा को महत्वपूर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि जाइमेज है, इसकी सहायता से अपघटित करके इसे अल्कोहल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। और अल्कोहल की बात करें तो इसमें एथिल अल्कोहल जिसे एथेनॉल कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरीके से, 5वां क्वेश्चन है, संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए एगार एगार का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सारगासम से, ऑप्शन नंबर बी जेलिडियम से, ऑप्शन नंबर सी यूलोथ्रिक्स से, ऑप्शन नंबर डी अल्वा से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जेलिडियम से प्राप्त किया जाता है। बता दें इसका व्यावसायिक उत्पादन जो है अगार अगार का जेलिडियम एवं ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल की कोशिका भित्ति से होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अनावृत बीजी की पत्तियां और तने की युवा विभज ज्योतक कोशिकाओं में 16 गुणसूत्र हों तो उसी अनावृत बीजी के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 32, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 8 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि विभज ज्योतकीय ऊतकों में समसूत्री विभाजन द्वारा नई कायिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो द्विगुणित होती हैं यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की होती हैं। अनावृत पादपों में भी द्विनिषेचन या त्रिक संलयन अनुपस्थित होता है, अतः यहाँ निर्मित जो भ्रूणपोष होगा, जो भ्रूणपोष मतलब बनेगा, वो द्विगुणित ही होगा, यानी यह भी डिप्लॉयड होगा। तो जब अनावृत बीजों की पत्तियों और तने की युवा विभज्य तो कोशिकाओं में 16 गुणसूत्र होंगी, तो इसलिए इस आधार पर भ्रूणपोष में भी 16 गुणसूत्र ही होंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है युवा व्यष्टि का अधिकतम अनुपात होता है, युवा व्यष्टि का अधिकतम अनुपात होता है। ऑप्शन ए है विस्तृत समष्टि में, ऑप्शन बी है घटती समष्टि में, ऑप्शन सी है स्थायी समष्टि में और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जो बढ़ती हुई समष्टि यानी इसको विस्तृत समष्टि जो दिया गया है, इसी में जन्म दर जो होता है यानी कि जन्म दर जो है वो अधिक होता है एवं मृत्यु दर कम होती है। इसलिए विस्तृत समष्टि में युवा व्यष्टि का अनुपात अधिकतम तथा वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात न्यूनतम होता है, क्योंकि जन्म दर अधिक है, जितने बच्चे पैदा होंगे उतने ही तीव्रता से वो युवा होंगे, और मृत्यु दर जो है वो कम है, तो इसलिए मृत्यु दर कम होने के कारण वृद्ध व्यक्तियों की भी संख्या थोड़ा थोड़ा जो है युवाओं की संख्या बढ़ेगी और वृद्ध व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात होगा वो घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए विस्तृत समष्टि में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। भारत के साल, ये साल वृक्ष होता है, इसका बोटेनिकल नेम जो है शोरिया रोबस्टा होता है, शोरिया रोबस्टा होता है। यहाँ पर हमने स्थल लिख दिया है, टाइप नहीं हो पा रहा था इसलिए। तो यहाँ पर शोरिया रोबस्टा जो है, इससे बाहुल्य वन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पतझड़ी वन, ऑप्शन नंबर बी है सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी है अस्क्रब जंगल, ऑप्शन नंबर डी है अस्क्रब कांटेदार वन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप सभी ने दिया होगा, हम इसका सही आंसर आपको बताते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है
पतझड़ी वन। बता दें कि जो साल वृक्ष होता है यानी सोरिया रोबस्टा होता है, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के समतल एवं पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाने वाला वृक्ष है। यह पतझड़ी वनों का प्रमुख वृक्ष है, यानी पतझड़ी वनों में यह वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां बेहद चौड़ी होती हैं, जिन्हें ये प्रतिवर्ष फरवरी से अप्रैल माह के मध्य में गिरा देती हैं, यानी कि ऑटम सीजन में जब आता है, ऑटम सीजन पतझड़ का मौसम, तो यहाँ पर ये पत्तियां अपनी गिरा देती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक अवसादी जैव भूमि रासायनिक चक्र जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन विगत वर्षों की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को याद करना ध्यानपूर्वक आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या कहा है? एक अवसादी जैव भूमि रासायनिक चक्र जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, क्योंकि सल्फर एक अवसादी भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है। इसके प्रमुख संग्रहण क्षेत्र जो होते हैं वो भूगर्भ में उपस्थित अवसादी चट्टानें होती हैं, किंतु ये वायु में गैसीय ऑक्सीकारकों जैसे SO2 ले लीजिए या फिर SO3 ले लीजिए, SO2 या SO3 के रूप में पाया जाता है। ये जो कि सल्फर है एक अवसादी भूमि रासायनिक चक्र गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 10 है हरित गृह गैसें हैं। अब यहाँ हरित गृह काफ़ी लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा कि हरित गृह किसे कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस की तो 100 में समझ लीजिए 99.99 लोगों ने सुना होगा कि ग्रीन हाउस होता है। लेकिन देखिए हिंदी भी याद करना उतना ही आवश्यक है जितना हम लोग इंग्लिश याद करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन में ग्रीन हाउस नहीं पूछा है, यहाँ हरित गृह करके पूछ लिया है, उसकी हिंदी पूछ लिया है। तो चलिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हरित गृह गैसें हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, उसके बाद में अमोनिया। और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन और उसके बाद में N2 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs और CH4 मीथेन, इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। और उसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। तो ये कुछ अन्य गैसें हैं जो हरित गृह गैसें कहलाती हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यानी हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें पृथ्वी से उत्सर्जित यानी जो धरती से ऊष्मा उत्सर्जित होती है निकलती है उसका कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं तथा शेष को वापस पुनः धरातल पर भेज देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसी घटना को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और ये जो गैसें हैं इनको हरित गृह गैसें कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 11 है टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से भिन्न है। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से भिन्न है कैसे? ऑप्शन नंबर ए है संवहन पुलों में, ऑप्शन नंबर बी है स्त्रीधानियों में, ऑप्शन नंबर सी है पीढ़ी एकांतरण में, ऑप्शन नंबर डी है चल शुक्राणु से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है, संवहन पुलों में। बता दें टेरिडोफाइट संवहन ऊतक युक्त एम्ब्रियोफाइटा का एक एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, जबकि जो ब्रायोफाइटा है इसमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है, इसलिए ये संवहन पुलों से भिन्न है। कौन? टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट्स से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 12 है वह कोशिकांग जिसमें अधिकांश ऑक्सीकारी अपचयी एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदब्बी जालिका और ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी बॉडीज यानी गाल्जी काय, गाल्जी अपरेटस आदि नामों से जानते हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो बता दें, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में विशेषता यानी स्पेशली मैट्रिक्स एवं एफ कणों में श्वसन से संबंधित अनेक अपचयी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो भोजन के वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में निर्माण करते हैं। एटीपी की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यहीं पर अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एटीपी तथा एडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एटीपी है तो ट्राईफॉस्फेट, अगर डीपी है एडीपी है तो डाईफॉस्फेट होगा। और इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। किस कारण कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में मिलती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर जाता हुआ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं न्यूक्लियस में वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर डी है डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं कोशिका के, वो डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। अगर रासायनिक संगठन के अनुसार इसकी बात करें तो गुणसूत्र में डीएनए 31% पाया जाता है, जबकि आरएनए 5% और वहीं हिस्टोन प्रोटीन 36% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये 28% पाया जाता है, और इसी से हमारा गुणसूत्र बना होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 14 है, शलाका यानी रोड तथा दृक शंकु यानी कोन्स पाए जाते हैं। ये दोनों सेल्स होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? आँख में पाई जाती हैं, लेकिन ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिया गया है। ए ऑप्शन है आइरिस में, बी ऑप्शन है कॉर्निया में, सी ऑप्शन है स्क्लेरोटिक में और डी ऑप्शन है दृष्टि पटल में। तो बता दें इसके बारे में, शलाका कोशिकाओं की यदि बात करें तो यदि प्रकाश की कमी होती है यानी अंधकार होता है तो ये उसके प्रति संवेदी होता है, तथा यदि कोन्स की बात करें तो ये रंगों में प्रकाश एवं रंगों, अधिक प्रकाश जहाँ होता है उसमें और रंगों के विभेदन हेतु संवेदी होता है। यदि कोई व्यक्ति बहरांध होता है तो उसमें कौन से सेल्स की कमी जरूर पाई जाती है, क्योंकि रंगों में विभेद करने की संवेदना जो है वो शलाका कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है और कोन्स की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि शलाका एवं शंकु नेत्र के दृष्टि पटल में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, जो क्रमशः हमने अभी आपको बताया कि कम प्रकाश हेतु संवेदी तथा अधिक प्रकाश एवं रंगों के विभेदन हेतु संवेदी होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। पूछा है ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर ए है पायरेनोज पेंटेज शर्करा, ऑप्शन नंबर बी है फ्यूरेनोज पेंटोज शर्करा, ऑप्शन नंबर सी है केटोज हेक्सोज शर्करा और ऑप्शन नंबर डी है एल्डोज हेक्सोज शर्करा। तो इसके क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। बता दें कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। और इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है प्रमुख रूप से, तो इसमें CHO यानी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है क्रियात्मक रूप से? एल्डिहाइड पाया जाता है, और ये हेक्सोस प्रकार की शर्करा होती है और इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए इसको एल्डोज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज जो है एल्डोज हेक्सोस शर्करा बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, एल्डोज हेक्सोस शर्करा ग्लूकोज होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।